हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। और हम टेट पर विशेष आपको कराते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। और उसमें हम आपको कुछ थ्योरीज भी बताएंगे, बाल विकास, मनोविज्ञान। जो टेट में उसमें क्वेश्चन रहेंगे उसे हम बताएंगे, टेट का प्रैक्टिस सेट हम आपको हल कराएंगे। इसमें आज हमने अभिप्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग को लिया है। इसमें हम आपको करीब 70 प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट का देंगे, जिसमें आपको अभिप्रेरणा और मोटिवेशन का होगा। इससे आपको अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का पूरा चैप्टर आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आपको अभिप्रेरणा से अभिप्रेरणा में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा बताएंगे। जैसे इसमें एक वुडवर्थ का है और उसके बाद मैकडूगल का है, गुड का है। तो इनकी परिभाषा भी बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अभिप्रेरणा और अधिगम पर, मोटिवेशन एंड लर्निंग पर। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि अभिप्रेरणा है क्या। अभिप्रेरणा की हम एक परिभाषा देते हैं, इससे आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। हम एक चार्ट लेते हैं, इससे हम बताते हैं आपको। तो अभिप्रेरणा क्या है, वुडवर्थ के शब्दों में, वुडवर्थ के शब्दों में हम आपको बताते हैं क्या है अभिप्रेरणा। वुडवर्थ के शब्दों में अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है, व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करते हैं। मतलब कि मोटिवेशन के माध्यम से जो व्यक्ति है उसकी इच्छाओं का, दशाओं का जो मुख्य समूह है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसे करने के लिए तत्पर करते हैं। इससे जो मोटिवेशन होता है, व्यक्ति के जो कार्य करने की जो इच्छा होती है वह बढ़ जाती है, तत्पर हो जाता है व्यक्ति कार्य करने के लिए। इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा है वुडवर्थ की ये परिभाषा है। अब मैकडूगल के अनुसार देखें, मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल हैं साइकोलॉजिस्ट। उनके अनुसार है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं, या मानसिक दशाएं हैं अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, शारीरिक या मानसिक दशाएं। तो इन्होंने यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दशाओं पर अधिक बल दिया है मैकडूगल ने। और गुड ने दिया है, गुड ने कहा है कि प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो गुड कहते हैं कि जो कार्य शुरू किया जाता है, जब तक कार्य खत्म ना हो जाए, इसके जो क्रिया होती है कार्य करने की बीच में लगातार, यही होती है प्रेरणा, मोटिवेशन। ये गुड की परिभाषा है। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद जो आपको इसमें जरूरी चीज़ें होंगी हम आपको बताते चलेंगे 1 to 1। तो डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक माना जाता है। सीटेट 2011 में पूछा गया है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, और सी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, डी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक माना जाता है। तो किसे माना जाता है मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? आरजेटेट 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो अभिप्रेरणा जो है वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। और सी है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। डी है वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। थोड़ा सा खांसी आ रहा है, रात काफ़ी हो गया है, इसलिए इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी। तो व्यक्ति को अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है जो दूर रखता है अप्रिय स्थिति से। इसमें आपका राइट आंसर है डी। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। उपलब्धि अभिप्रेरक अचीवमेंट मोटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरजेटेट 2011 में पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक अचीवमेंट मोटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं पर्सनल पोटेंशियलिटीज के संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। पोटेंशियलिटीज यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। उपर्युक्त सभी में आपका जो राइट आंसर है वह है डी। तो सभी को कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। डी है मध्य प्रतियोगिता पर बल देता है जो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। इसमें सभी आंसर राइट है। फिर आते हैं चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ये हमेशा सफल होते हैं। बी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। सी है ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। डी है ये चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो कौन सी विशेषता आंतरिक इंटरनल जो होता है मोटिवेशन के लिए सही नहीं है? इसमें जो आपका सही है वह है ए, यह हमेशा सही नहीं होते हैं। तो यह हमेशा सफल नहीं होते हैं, यह भी सही है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसमें ए है 1 और 3, मतलब प्रशंसा और दोषारोपण, पुरस्कार एवं दंड। और दूसरा है 1, 2 और 3, प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड। और सी है केवल 2, मतलब प्रतिद्वंदिता। डी है ये सभी। इसमें आपका जो राइट आंसर है पांचवें में वह है डी। तो ये सभी। तो आपका जो चाहे बाह्य अभिप्रेरणा हो या आंतरिक अभिप्रेरणा हो, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो सभी होते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, निदानात्मक शिक्षण देकर के। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उसे अधिगम के लिए उत्साहित कर सकता है। तो वह है पुरस्कार देकर। पुरस्कार देकर मोटिवेट कर सकता है, सही मार्गदर्शन कराकर उसे ज्ञान दे सकता है, उदाहरण देकर उसे अच्छे तरीके से समझा सकता है, निदानात्मक शिक्षण देकर के उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसे पुरस्कार देगा, प्रशंसा करेगा, तो उससे होगा अनुप्रेरित, जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जन्मजात अभिप्रेरक। तो जन्मजात कौन सा है? ए है निद्रा, नींद, बी है खेलना, सी है प्रशंसा, डी है क्रोध। तो जन्मजात अभिप्रेरक पूछा जा रहा है, तो जन्मजात अभिप्रेरक होगा जो, वह होगा निद्रा। निद्रा होगा जन्मजात अभिप्रेरक। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? आपको इसमें बताना है। ये है मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। सी है फ्रायड, बी है कार्ट-लेविन, डी है स्किनर। इसमें आपका जो सही आंसर है वह है ए, मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक नहीं है पूछा जा रहा है। ए है भूख, बी है प्यास, सी है आदत, बिहेवियर, और डी है नीड। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, आदत। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। एक शिक्षक अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी है
विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम बताएं तो एक शिक्षक जो सीखने को संवर्धित कर सकता है, प्रभावशाली बना सकता है, बढ़ा सकता है, तो वह होगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखें। नेक्स्ट है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो 11वें में आपका जो राइट आंसर है वह भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत जो संतुष्टि होता है वह अधिकतम रूप से प्रेरित कर सकता है आपको सीखने के लिए। तो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित कर सकता है आपको सीखने के लिए लक्ष्यों को जो प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होती है वह आपको सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है अधिकतम सीखने के लिए। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या ऐसा होना चाहिए, यह है आपको बताना है। सीटेट 2011 पूछा गया है। आंतरिक रूप से के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, अभी से हम बता दे रहे हैं। बहरहाल के बिना बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सी है बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अप्रेरणा स्तर कम हो जाता है। डी है के लिए औपचारिक शिक्षा। आप औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जानते होंगे। औपचारिक शिक्षा होती है जो शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें शिक्षक और छात्र के बीच कोई संबंध नहीं होता है, वह होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। तो अगर हम जैसे आपको बताएं तो अनौपचारिक शिक्षा मतलब कि जो स्पष्ट रूप से टीचर आपको शिक्षा नहीं देता है। मुक्त शिक्षा, जो मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान है वह आपको कौन सी शिक्षा देते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन आप जब रेगुलर क्लास करते हैं, जो आप जाते हैं विद्यालय, तो आपको टीचर आपके सामने पढ़ाते हैं, वह शिक्षा है औपचारिक शिक्षा। तो वह औपचारिक शिक्षा की होती है। तो इसमें बताना है कि आंतरिक रूप से अब प्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है बी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी है आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति अंदर से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें यह चीज़ निकालना ही है, उसके लिए कोई भी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके कहते हैं ना, जिसकी इच्छा होती है, जो दृढ़ निश्चयी होता है, उसे किसी प्रकार की न कोई समस्या धुला सकती है, हिला सकती है, विचलित कर सकती है उसे अपने लक्ष्य से, मार्ग से, और ना ही कोई समस्या और ना ही कोई चीज़, चाहे अब प्रेरणा हो, चाहे किसी भी प्रकार से उसे कोई प्रलोभन न मिले, फिर भी वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय ही रहता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेता है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। 13वां क्वेश्चन है,
चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। और सी है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। इसमें आपका जो 13वें में राइट आंसर है वह है ए। ए है इसमें आपका राइट। ये है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो अब उपलब्धि अब प्रेरणा है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहना, हमेशा लगनशील रहना। नेक्स्ट है सीखने को प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सीखने को प्रक्रिया अभिप्रेरणा जो है वह शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है और सीखने की शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बना देती है अभिप्रेरणा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देख लीजिए, जो सीखने को प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वह शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो रुचि का विकास करती है, न को सोचने की योग्य बनाती है, न ही अधिगम से अलग करती है और न ही पैनी शक्ति बनाती है। तो वह केवल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। 15वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए, जो विद्यार्थी प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर ही रहे, लगा ही रहे। सी है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करके उनके आकांक्षा स्तर को घटा करके। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी, नई तकनीकी व नई विधियों के प्रयोग करके विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा अप्रेरणा विकसित करना चाहिए, शिक्षक को तैयार करना चाहिए, जिससे वह नई विधियों को, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं बच्चे, इसलिए शिक्षार्थी, इसलिए उनको देना चाहिए। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ऐसा कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रभावित करता है, तत्पर करता है? तो वह है ए शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ये परिभाषा किसने दिया है? आपको हमने भी बताया है कौन परिभाषा इसने दिया है, ये परिभाषा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ये परिभाषा कौन दिया है आप। बी है प्रेरणा एवं उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर। सी है उत्सुकता और इच्छा शक्ति। डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, सभी। सीखने में कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो वह शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्तर, प्रेरणा और उपलब्धि का प्रेरणा स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। बिहार टेट में पूछा भी गया है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या होगी? दंड, बी है फटकारना, सी है प्रशंसा, डी है मारना पीटना। तो छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है वह है प्रशंसा। प्रशंसा और पुरस्कार देना भी कह सकते हैं हम इसमें, प्रशंसा या पुरस्कार देना। तो ये छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि हो सकती है। फटकारना ये नहीं,
जैसे घर पे मम्मी लोग हैं, जाइए ससुर के चल ससुर दौड़ा लिए आपको, झाड़ू लेके चप्पल लेके निकाल दौड़, तो अभी इसमें शामिल नहीं है। केवल प्रशंसा और प्रोत्साहन है, आओ बेटा तुम्हें आज चाय पिलाते हैं, तुम बहुत बढ़िया काम किए हो, प्रशंसा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, चलिए आज आपको पबजी खेल लीजिए, आज नहीं रोकेंगे हम, प्रशंसा आपको कर दी, चलिए पबजी खेल ली, आज पढ़ लिया है तूने, उससे हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। CH टेट में पूछा गया, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन 2014 में। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। प्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्व अध्ययन। तो बालक में क्रियाओं को जो नियमित अध्ययन और नियमित अध्ययन के साथ साथ रुचि उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वह है प्रेरणा, सीख। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो नियमित और रुचि उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वह है प्रेरणा। नेक्स्ट है, अब प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो अभी प्रेरणा के लिए जो आपका उत्तरदायी कारक है, स्रोत है, जो प्रमुख स्रोत है आपका वह है इच्छा। इच्छा जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, इच्छा जिसकी मजबूत रहती है, इच्छा शक्ति, वह उसके लिए अब प्रेरणा वही मुख्य उद्देश्य है, इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं 21वां देखते हैं। 25 तक हम आज देखेंगे, इसके आगे नहीं देखेंगे क्योंकि आधे घंटे का लेक्चर लगभग होने ही वाला होगा। आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ऑनलाइन आग पे प्रभाव पड़ सकता है, तो ध्यान दे दीजिएगा इसका भी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वो चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद नहीं करते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। बी है, वे हमेशा सफल होते हैं। सी है, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। डी है, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो 21वें में आपका जो राइट आंसर है वह है बी, वे हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 22वां क्वेश्चन। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, और डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, उपयुक्त सभी। तो बालक को सीखने में जो मोटिवेशन होता है वह व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड। जितना पुरस्कार है सीखने के लिए, अधिगम के लिए, उतना ही प्रभावकारी दंड भी है। तो पुरस्कार से कम दंड नहीं है सीखने के लिए अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में। इसमें प्रशंसा जितना है उतना भर्त्सना भी जरूरी है मोटिवेशन के तत्व में। तो आपका इसमें राइट आंसर है डी, सभी। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है डी, यह सभी। फिर देखते हैं 24वां। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है। तो बालक को जो प्रेरित नहीं करता है वह कौन सा चीज़ इसमें हो सकता है। चलिए आपको हम समय देते हैं, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आप बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह कौन सी चीज़ है। पुरस्कार है, प्रतियोगिता है, अरुचि है, डी है। बस समझने का फेर है आपको, आप तुरंत बता देंगे। इसमें सी है, अरुचि। तो अरुचि जब बच्चों को नहीं होगी, टीचर न प्रोत्साहन देगा, न पुरस्कार देगा, न प्रतियोगिता के माध्यम से न रुचि उत्पन्न करवा पाएगा, तो बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा।
तो सी आपका इसमें राइट आंसर है, अरुचि। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? मद व्यसन, आदत की विवशता और आकांक्षा स्तर, डी है क्रोध। तो जो प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है वह है क्रोध। प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, ये सभी। तो इसमें आपका जो प्रेरक की विधियां हैं, प्रेरणा की विधियां हैं वह है सभी, सफलता, रुचि, सामूहिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तित्व प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित हो जाते हैं, ऐसे प्रेरक को, मोटिवेशन को हम कहते हैं व्यक्तित्व प्रेरक। व्यक्तित्व प्रेरक कहते हैं। अगर जन्म से मिलता तो हम जन्मजात कह देते, समाज से मिलता है तो हम सामाजिक प्रेरक कहते हैं, लेकिन यह व्यक्तित्व का है, इंडिविजुअल का है, इसे हम व्यक्ति प्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरित व्यवहार की जो विशेषताएं हैं वह क्या उनसी हैं? उत्सुकता एवं निरंतरता। उत्सुकता ये है, उत्सुकता एवं निरंतरता। बी है शक्ति एवं संचालन, शक्ति का संचालन। सी है क्रिया केंद्रित प्रक्रिया। डी है आवश्यकता की पूर्ति। इसमें आपका जो अप्रेरित व्यवहार की जो विशेषताएं हैं वह है आवश्यकता की पूर्ति। तो अप्रेरित व्यवहार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है कौन सी? आवश्यकता की पूर्ति। अब हम आपको बता देते हैं कि जो अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसे हम बता देते हैं आपको। इसमें हम आपको एक चीज, जैसे अभिप्रेरणा जो होते हैं वह शिक्षार्थी की एक काल्पनिक आंतरिक अवस्था है। पहले तो काल्पनिक एवं आंतरिक अवस्था है, काल्पनिक और आंतरिक अवस्था है। अब प्रेरणा के माध्यम से बालक का व्यवहार एक खास दिशा में निश्चित हो जाता है। जैसे किसी को यूपीएससी क्लियर करना है तो वह उसी के प्रति लगाव रहेगा, तैयार रहेगा, उसी के प्रति उसका ध्यान रहेगा। तो उसको एक खास दिशा में कार्य करना है तो प्रेरणा के माध्यम से बालक के व्यवहार एक खास दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। फिर देखें आपको शिक्षार्थी में जो व्यवहार होगा उसका उद्देश्य और लक्ष्य जब तक नहीं प्राप्त होगा वह लगा रहेगा। तो यही है आवश्यकता की पूर्ति। तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? यूपीएससी क्लियर करना। फिर है आपको हम और बताएं, इसमें है जैसे किसी का है समाज कल्याण, समाज कल्याण, तो समाज कल्याण की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, तब तक वह लगा रहेगा। अब फिर देखते हैं इसमें आपका जो राइट आंसर था वह है डी। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभी प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? ए है मैकडूगल, बी है कार्ट लेविन, सी है फ्रायर, डी है स्किनर। तो अब प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही की जा सकती है। यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकडूगल।
प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो प्रेरणा का स्रोत जो नहीं है वह है आदत। प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? आदत। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको पूरा करा दिया है। तो 30 क्वेश्चन, अब प्रेरणा और अधिगम से 30 क्वेश्चन कराने का आपको हमने 60-68 क्वेश्चन कराने कहा था, लेकिन हम आपको इसका पार्ट 2 देंगे, तो वहाँ पर हम आपको दे देंगे नेक्स्ट लगभग 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इसमें जो प्रेरणा और मोटिवेशन में है, हम आपको बहुत चीज़ें बताने भूल गए हैं, बताना छोड़ दिए हैं। उसको हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, जैसे हम आपको बताएं। खाली पेज नहीं है यहाँ पर, चलिए हाँ यहाँ पे खाली पेज है। यहाँ पर आपको हम कुछ चीज़ें बताते हैं लिख करके, इम्पोर्टेंट बिंदु। जैसे जो अभिप्रेरणा के संबंध में जो विलियम मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल ने। और हम आपको बताएं अब प्रेरणा कितने प्रकार के हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रकार, अब दोस्तों जो लास्ट में आया होगा देखने, बहुत फ़ायदा पाया होगा ये। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा हम लिख देते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणा, और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। हम पूरा कराते हैं आपको, लेकिन सर्दी है इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ पर रात के टाइम करीब 2 बज रहे हैं, फिर भी हम आपको इतनी मेहनत से कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ कुछ ज़रूर सीख सकें, कुछ आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल साहब ने। और अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, या एक है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। फिर देखते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा। और पुरस्कार, दंड और प्रशंसा, यह सभी किसके भाग हैं? प्रशंसा, पुरस्कार। प्रशंसा और पुरस्कार किसके भाग हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के। बाह्य अभिप्रेरणा के भाग हैं प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरस्कार और प्रशंसा जितना जरूरी है अभिप्रेरणा में, उतना ही जरूरी है आपका दंड और भर्त्सना। ये ध्यान रखिएगा। और जन्मजात प्रेरक भूख नहीं है, और जन्मजात प्रेरक है वह है भूख। जन्मजात अभिप्रेरक है, तो जन्मजात अभिप्रेरक आपका कौन सा है? वह है भूख। ये याद कर लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जन्मजात अभिप्रेरक भूख कैसे हो सकता है, लेकिन है तो है। और जन्मजात जो प्रेरक नहीं है
जन्मजात प्रेरक नहीं है वह कौन सा है? मद व्यसन। मद व्यसन जो है वह जन्मजात प्रेरक नहीं है। अब प्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। चलिए अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कुछ, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अभिप्रेरक जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रविधियां हैं, टेक्निक हैं, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड। और इसमें हम बताएं आपको एक है प्रशंसा एवं निंदा। प्रशंसा एवं निंदा। फिर है सफलता असफलता, सक्सेस एंड फेलियर। फिर है प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, नवीनता। फिर है आकांक्षा का स्तर, अवधान रुचि, कक्षा का वातावरण, आवश्यकता का ज्ञान जो हमने अभी बताया था आपको, आवश्यकता का ज्ञान 29वां या 28वां क्वेश्चन था। फिर है क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लास का जो वातावरण होगा। फिर है आवश्यकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नीड। फिर है परिचर्चाएं एवं सम्मेलन। और अभिप्रेरणा का एक जो आपको ये है सिद्धांत है, जैसे ये यहाँ पर नीड क्या है। फिर है अंतर्नोद, इसे हम ड्राइव कहते हैं, ड्राइव। फिर है एक्टिविटी, क्रिया। फिर है प्रोत्साहन, इंसेटिव। फिर है आवश्यकता की पूर्ति। इसमें जो चरण होते हैं ये ऐसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे 30 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन तक। और वहाँ पर हम आपको टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बताएंगे, जैसे प्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक और प्राकृतिक प्रेरक। जैसे थॉमसन ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जैसे प्राकृतिक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक और आंतरिक प्रेरक बताया है अन्य वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको दोनों पार्ट कराने के बाद दे देंगे लास्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपकी टेट की परीक्षा सॉल्व कराने का हम प्रयास कुछ न कुछ योगदान दिए होंगे। तो बस धन्यवाद। जय हिंद।